हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे और ये टॉपिक इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लगातार चुनौती देता आ रहा है और अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा विवादास्पद है इस पूरे क्षेत्र में। अभी हाल फिलहाल में पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं, यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। पाकिस्तान में इसी क्षेत्र को एजेके कहा जाता है, यानी आजाद जम्मू कश्मीर कहा जाता है। तो आपको पता है कि इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच जो राजनयिक संबंध है, उसमें इस पूरे क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, जो पूरा विवाद है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मैं ये भी समझाने का प्रयास करूंगा कि पाक अधिकृत कश्मीर की वर्तमान स्थिति क्या है और जो पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 257 है, उसमें क्या कहा गया है, इस पूरे क्षेत्र को लेकर के क्या-क्या चर्चा की गई है, इसको देखेंगे हम लोग। और जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 270 था, माफ करिएगा 370 था, आर्टिकल 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को हमने कुछ विशेष उपबंध दे रखे थे। तो अब ये नहीं रहे। 31 अक्टूबर 2019 को आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इसको विभाजित करके लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है ना। तो इनको समझने का प्रयास करेंगे हम। और साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर की राजनीतिक संरचना क्या है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, पाकिस्तान को भी समझने का प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान का जो संविधान है, वहां पर उस देश पाकिस्तान के देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है और किस तरीके से व्यवहारिक तौर पे पीओके पर पाकिस्तान सरकार द्वारा शासन किया जाता है और पीओके को लेकर के भारत सरकार का रुख क्या है, भारत सरकार इसको लेकर के किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे इसको देखती है। तो इस समय जैसे कि आपको पता है कि जो भारत का पूरा उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पे काफी ज्यादा जो है अस्थिरता का वातावरण है। आपको पता है कि भारत जो है, जो विश्व मानचित्र है, वहां पर दक्षिण एशिया वाले क्षेत्र पे आता है और दक्षिण एशिया में ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दो देश हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना जा रही है, इसको लेकर के भी एक वीडियो मैं आपको दूंगा जिसमें मैं स्पष्ट करूंगा कि अभी क्या हालात है, क्या स्थिति है वहां पे, किस तरीके से जो है तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पे लगातार जो है कई क्षेत्रों को कब्जा कर लिया गया है और वहां पे एक अराजकता की स्थिति फिर से तैयार हो रही है, जो कि भारत के लिए अच्छी नहीं है। तो भारत के प्रोस्पेक्टिव से अफगानिस्तान को भी समझाऊंगा मैं किसी नेक्स्ट जो वीडियो होगा। लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान में जो पीओके वाला क्षेत्र है, इसको अच्छे से समझना जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको चीजें स्पष्ट कर दूं। तो आप ये देख रहे हैं, भारत का अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर है और आपको पता है राजा हरि सिंह के द्वारा इस पे विलय पत्र पे सिग्नेचर किया गया था। लेकिन 1948 में पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे एक अवैध कबायली आक्रमण हुआ था और उसके बाद जो है इस क्षेत्र में आपको पता होगा कि 1949 में जब युद्ध विराम हुआ, तो इसका काफी क्षेत्र जो है पाकिस्तान के पास है, जिसपे पाकिस्तान के द्वारा शासन किया जाता है और भारत इस पे पाकिस्तान का अवैध कब्जा मानता है और अवैध कब्जा है भी, है ना। और बाद में मुद्दा यूनाइटेड नेशन पे भी गया, लेकिन अभी हाल फिलहाल में भारत इसे द्विपक्षीय मानता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य ही मध्यस्थता से ये पूरा मुद्दा सुलझेगा। तो हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं और ये पूरा आपको ये मानचित्र आप देख रहे हैं। इस मानचित्र में ये जो पूरा एरिया है, मैं आपको यहाँ पर चिन्हित कर रहा हूँ, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया को भारत में पीओके कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। और एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा, ये पूरा हिस्सा, ये हिस्सा ये चाइना के कब्जे में है। जब 1962 का युद्ध हुआ था, उसमें चीन के द्वारा इसको ऑक्युपाइड कर लिया गया था। और यहाँ पे कुछ एरिया है, आप यहाँ पे ये देखिए, इस एरिया को भी चाइना को पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है लीज पे, है ना, उपहार स्वरूप इसको गिफ्टेड कर दिया गया है। ये भी भारत का ही हिस्सा है ना, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया। तो देखा जाए तो ये पूरे हिस्से को पीओके कहा जाता है और इस हिस्से पे पाकिस्तान का कब्जा है। यहाँ पर ही चुनाव हो रहे हैं। लगभग 53 सीटों पे चुनाव हो रहा है इस पूरे क्षेत्र में और लगातार हिंसा भी देखने को मिल रही है। इन 53 सीटों में लगभग जो है आपकी टोटल यहाँ पर 20 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। तो कम से कम चलो ये तो है कि यहाँ पे थोड़ा सा डेमोक्रेसी और इन सब चीजों को देख के, लेकिन आमतौर पे डेमोक्रेसी नाम मात्र की है यहाँ पे। और जनता को बरगलाया जाता है, उसको झूठ परोसा जाता है। अभी इमरान खान के द्वारा बोला गया कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे रेफरेंडम कराएंगे। कहाँ से करा लेंगे रेफरेंडम, है ना, किससे कराएंगे रेफरेंडम, है ना। रेफरेंडम के लिए तो भारत का राजी होना बहुत जरूरी है और निश्चित तौर पे ये पूरा हिस्सा वास्तव में भारत का ही है और भारत ही एक समय ऐसा आएगा कि ये हिस्सा भी भारत का हो जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा इस पे निगरानी है। पहले यूनाइटेड नेशन के पास जब तक मामला था,
तो आप चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। पहले मैं एक बार आपको पाकिस्तान का जो मानचित्र है पहले उसको दिखाऊंगा, ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएं और स्पष्ट हो सके। ये देखिए पाकिस्तान का मानचित्र है, ठीक है। पाकिस्तान का जो संविधान है, पाकिस्तान के संविधान में पाकिस्तान को 4 भागों में बांटा गया है ना। 4 प्रांत है वहां पे, 4 प्रांत है टोटल। अभी कौन कौन से प्रांत हैं एक एक करके हम प्रांतों को देखेंगे। सबसे पहले पंजाब वाला रीजन है, आपको पता है पंजाब भारत में भी है, लेकिन ये हिस्सा विभाजन हुआ इस हिस्से का। जैसे बंगाल का हुआ ना, बांग्लादेश बन गया, पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, वैसे ही पंजाब का भी विभाजन हुआ है ना। पंजाब है, ये सिंध प्रदेश है। ये सब हमारा जो राष्ट्रगान है वहां पे सारे नाम आते हैं ना, आपका सिंध भी आता है, तो ये सिंध प्रदेश है। इसके बाद ये बलूचिस्तान का इलाका है। बलूचिस्तान का ये एरिया है, ये भी जो है ये तीसरा प्रांत है, ठीक है। पहला प्रांत है ये, दूसरा प्रांत है, ये तीसरा प्रांत है। और चौथा प्रांत जो है आपका ये खैबर पख्तूनख्वा का ये वाला पूरा हिस्सा है, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा में फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि केंद्र सरकार का शासन है पाकिस्तान के, ये पूरा हिस्सा। बाकी का जितना भी हिस्सा है ये आपका पूरा भारत का हिस्सा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर हमारा सिरमौर है, ये पूरा का पूरा हिस्सा। लेकिन इसमें जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है, इसमें ये पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, ये पीओके वाले क्षेत्र में, ये पूरा का पूरा हिस्सा है ना। इसी क्षेत्र में अभी चुनाव हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैंने आपको 4 प्रांत बताए है ना, तो यहाँ पे शासन कौन करता है, पीओके पे शासन किस तरीके से होता है, इसको आपको समझना होगा। सबसे पहले देखिए, व्यवहारिक तौर पे देखें तो पीओके पर जो शासन होता है वो पाकिस्तान सरकार द्वारा एक कश्मीर परिषद बनाई गई है। क्या बनाई गई है, कश्मीर परिषद। एक ये निकाय है, एक संस्था है, और इसी के द्वारा ये पूरी जो संस्था है, इसी के द्वारा पूरा का पूरा शासन किया जाता है। यहाँ पर ही ये प्रशासन का पूरा काम होता है। तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री होते हैं उसकी अध्यक्षता में ये 14 सदस्यीय संस्था है, टोटल 14 मेंबर होते हैं इस संस्था में। इसके द्वारा ही यहाँ पर शासन प्रशासन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक विधानसभा भी बनाई गई है, जैसे इंडिया ने भी जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा बना रखी है। अभी यूटी होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के पास अपनी विधानसभा है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी के पास है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक विधानसभा है, और विधानसभा में हर 5 साल में यहाँ पर चुनाव होता है, ठीक है। विधानसभा का पीओके में भी विधानसभा है, असेंबली है, और इसमें हर 5 वर्ष में इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और यहाँ के जो विधायक होते हैं, ये विधायक जो है यहाँ पे देखा जाए तो इस क्षेत्र के लिए एक जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, इस तरीके से चुनाव होते हैं इस पूरे क्षेत्र में। तो पीओके एक स्वायत्त शासी क्षेत्र है, ऑटोनॉमस क्षेत्र है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके द्वारा यहाँ पे निर्णय लिया जाता है। तो कश्मीर परिषद एक क्या है, स्वायत्त शासी निकाय है, लेकिन इसमें पाकिस्तान सेना, जैसे कि पाकिस्तान की तो हर एक वहां पे इंटरनल लेवल पे पाकिस्तान की सेना ही इन मामलात को देखती है। यहाँ पे बहुत सारे जो टेररिस्ट कैंप हैं यहाँ पे स्टेब्लिश्ड हैं, बहुत सारे लॉन्च पैड बनाए गए हैं जहाँ से जो है पाकिस्तान की सेना के द्वारा लगातार भारत में प्रवेश कराया जाता है। ये सारी चीजें देखते हैं हम लोग। तो पीओके को लेकर के एक तो वास्तविकता ये है पाकिस्तान की, ठीक है। इसको स्वायत्त शासित क्षेत्र जरूर बनाया गया है, लेकिन विधानसभा में चुनाव होते हैं और हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं यहाँ पर। तो अभी चुनाव चल रहे हैं कश्मीर में, और यहाँ पर देखिए पूरा मामला आपको पता होगा कि जो पीओके का वर्तमान स्वरूप है, ये ऐसे नहीं हो गया कि पीओके आ गया अभी वर्तमान में, ठीक है। पीओके ये 1949 पे जब युद्ध विराम हुआ था तो पाकिस्तान सेना का कब्जा था, और वहीं पर इसका जो है जन्म हुआ। और इसके बाद ये मामला यूएन में गया, रेफरेंडम को लेकर के गया, है ना। ये आप देख रहे हैं सामने आपके एक मानचित्र है, जिसमें मैंने आपको बताया गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका है। यदि भारत का मानचित्र भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें लद्दाख का क्षेत्र है, ये पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके वाला क्षेत्र इसको बोला जाता है। और ये जो है इसके बाद ये चीन को पाकिस्तान का ये हिस्सा जो है लीज में दिया गया है, ठीक है। और ये स्काई चीन है, 1962 में यहाँ से चीन के द्वारा कब्जा किया गया है। ये पूरा हिस्सा जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, भारत के द्वारा इस पूरे क्षेत्र पे शासन प्रशासन किया जाता है, ठीक है। और अब ये भी मतलब ये मैप भी अलग है, क्योंकि इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। इंडिया के मानचित्र में आप इसको ज्यादा स्पष्ट देख पाएंगे। कुछ इस तरीके से मानचित्र है, जिसमें कश्मीर को हमने दिखाया। ये हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र है, लद्दाख और लेह, और ये आपका जम्मू कश्मीर श्रीनगर वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा, ठीक है। और इसी के अंदर एक गिलगिट बाल्टिस्तान इसमें आता है, और जो आपका पीओके वाला क्षेत्र है वो भी आपका इस वाले क्षेत्र में पूरा आता है, पाक अधिकृत कश्मीर का, ठीक है। तो ये पूरा मामला है।
और आपको पता होगा कि कैसे कश्मीर की स्थिति इतनी विवादात्मक हो गई, कैसे राजा हरि सिंह के द्वारा एक लेट डिसीजन लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में ही वो सम्मिलित हुए। तो पीओके पर पाकिस्तान की संवैधानिक स्थिति यह है कि ये उनके देश का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस हिस्से पर वो लगातार क्लेम करते रहते हैं। और उनका जो संविधान है, संविधान पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद है 257, ठीक है? इसमें बोला गया है कि जब जम्मू कश्मीर राज्य के लोग पाकिस्तान में इसमें शामिल होने का निर्णय लेंगे, तब पाकिस्तान और राज्य के बीच संबंध उस राज्य के निवासियों की इच्छा के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। यानी कि अभी तक यहाँ कोई रेफरेंडम नहीं हुआ है, जनमत संग्रह नहीं हुआ है, और जनमत संग्रह भारत इसको लेकर के किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। देखो, तैयार नहीं होने के दो तीन कारण हैं। सबसे पहली चीज, इस क्षेत्र पर जो ये रेफरेंडम हो क्यों नहीं पाया, जबकि नेहरू रेफरेंडम को लेकर के ही शुरुआत में यूनाइटेड नेशन जाते हैं, ठीक है, यूएन जाते हैं। लेकिन आप एक चीज समझिए, हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा सबसे पहले इस पूरे क्षेत्र को कैप्चर कर पाए, क्योंकि इसको पहले सेना विमुक्त क्षेत्र घोषित करना पड़ेगा। यहाँ पे जब तक दोनों देशों की सेना हटेगी नहीं, तब तक इस क्षेत्र पे किसी भी तरीके का जनमत संग्रह यदि देखा जाए तो वास्तविक धरातल पे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में भारत सरकार जरूर गई जम्मू कश्मीर को लेकर के यूएन में, लेकिन पाकिस्तान की सेना हटने को तैयार नहीं थी, और भारत ने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान की सेना हटेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने ही इस क्षेत्र में सबसे पहले कब्जा किया। लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि यदि मैं अपनी सेना हटाऊंगी तो हो सकता है भारत पूरे क्षेत्र को ऑक्युपाइड कर ले, और ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी सेना नहीं हटाई तो भारत ने भी अपनी सेना नहीं हटाई। और भारत बिल्कुल क्लियर है इस चीज में, क्योंकि यदि भारत की सेना वहां से हटेगी तो निश्चित तौर पे, चूंकि इधर चाइना है, चाइना का भी एक प्रेशर है, और निश्चित तौर पे पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कभी भी। तो पाकिस्तान के द्वारा किसी भी तरीके से यहाँ पे हरकत की गई तो शायद कहीं ना कहीं पे ये जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र भी जो भारत के प्रशासन में है, ये भी कहीं ना कहीं पे खतरे में पड़ जाएगा। तो वहां के नागरिकों की सुरक्षा करना संविधान और भारत सरकार का अनुच्छेद 355 आर्टिकल 355 ये कहता है कि राज्यों की सुरक्षा करने का केंद्र का कर्तव्य होगा। तो जब तक पाकिस्तान नहीं सेना हटाता, भारत नहीं हटाएगा, पाकिस्तान नहीं हटाना चाह रहा तो भारत भी नहीं हटा रहा। ऐसे में रेफरेंडम बाधित है, रेफरेंडम हो नहीं पाया, है ना? तो कहीं ना कहीं पे ये पूरी की पूरी कंडीशन है, ये स्थिति है यहाँ पे। और आप देखिए आर्टिकल जो 257 है इनका, आर्टिकल 257 में यही बोला गया है कि जब जम्मू कश्मीर राज्य के लोग पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लेंगे, तब पाकिस्तान और राज्य के बीच उस राज्य के निवासियों की इच्छा के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे आर्टिकल 57 के अनुसार भी, 257 के अनुसार भी जो पीओके है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता है, ऐसा स्पष्ट किया है इन्होंने अपने ही संविधान में। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार इस पूरे क्षेत्र का प्रयोग भारत को अस्थिर बनाने के लिए किया जाता है, लगातार सीज फायर उल्लंघन होता है, और यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति बना के इन्होंने रख दी है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा-सा और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने पाकिस्तान का आपको मानचित्र बताया, और अब थोड़ा-सा एक बार जम्मू-कश्मीर के मानचित्र को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक कह सकते हैं ना कि इस पूरे क्षेत्र में चाइना का दखल-अंदाज़ी लगातार बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान थोड़ा-सा नासमझ है, भारत जैसा एक ऐसा डेमोक्रेटिक देश जो लगातार उसके साथ खड़ा रहा है, हमेशा उसको लेकर के ही काम करता रहा है, लेकिन चाइना कार्ड जो है ना, कहीं न कहीं पे उसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला पूरा एरिया देखिए, ये चूँकि पाकिस्तान के द्वारा चीन को दिया जा चुका है, और यहाँ पे देखिए एक हाईवे बनाया जा रहा है चीन के द्वारा, काराकोरम पास है ये हमारा। यहाँ पे देखिए काराकोरम पास है, ये काराकोरम दर्रा है ना? काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो यहीं से एक हाईवे क्रिएट किया जा रहा है जो कि ग्वादर पोर्ट को जाके जोड़ रहा है पाकिस्तान के, है ना? ग्वादर पोर्ट को जोड़ रहा है। तो ये काराकोरम पास है, जो कि इसको लेकर के भी भारत जो है लगातार इस पे जो है विवाद, क्योंकि ये भारत के ही हिस्से से होकर के जा रहा है और भारत की इच्छा के विपरीत जा रहा है। तो ये स्काई चीन वाले क्षेत्र से चाइना से जुड़ाव रखता है ये पूरा का पूरा मामला, ठीक है। आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता है कई सारी अंतरराष्ट्रीय नदियां जो हैं इस पूरे क्षेत्र में बहती हैं, है ना? आपकी सिंधु हो गई, सिंधु नदियां और सिंधु की सहायक हैं, झेलम है, चिलाब है, ये कई नदियां हैं। तो जो 1960 में सिंधु नदी जल समझौता था, है ना? सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है, भारत इसका पूरा पालन करता है, और पाकिस्तान भारत के क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली ये नदियां हैं। इसके बावजूद भी सिंधु, झेलम, चिनाब, इन नदियों का जो पूरा पानी है, लगभग इनका जो 80% पानी है पाकिस्तान के प्रयोग के लिए भारत के द्वारा छोड़ा जाता है, और 20% भारत इनका प्रयोग करता है। और जो बाकी की नदियां हैं आपकी, सतलज है, व्यास है और रावी है।
है ना, ये 3 नदियां हैं। इन 3 नदियों का 80% पानी भारत प्रयोग करता है और 20% पानी जो है वो पाकिस्तान के लिए है। तो ये पूरा सिंधु नदी जल समझौता जिसका भारत पूरा पालन करता है, लेकिन पाकिस्तान की जो द्वारा लगातार जिस तरीके की बातें की जाती हैं, जिस तरीके से हिंसात्मक यहाँ पे चीजें प्रयोग की जाती हैं, वैसे पाकिस्तान को पता नहीं किस चीज का गुरूर है। यदि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो ऐसे इतना आसान नहीं होता न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करना, क्योंकि भारत भी एक न्यूक्लियर कंट्री है। और ये बहुत बचकानी चीजें हैं कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। कई बार जो वहाँ की पार्लियामेंट में, संसद में ये चीजें उठी हैं और वहाँ के जो सांसद हैं उनके द्वारा ये बोला गया है कि ये न्यूक्लियर वेपन हमने सजाने के लिए नहीं बनाए हैं, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरीके की बरगलाहट दिखती है। जिस कंट्री को अपने देश के नागरिकों को प्राथमिकता देनी चाहिए, अपने देश के नागरिकों की स्थिति क्या है, वहाँ की जीडीपी की कितनी बुरी हाल है ना, नागरिकों को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी वर्क नहीं किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है। और ऐसी कंडीशन पे कोविड में जिस तरीके की स्थिति क्रिएट हो गई है ना, वैक्सीन को लेकर के जो स्थिति है, उन सब चीजों पे ध्यान में दे करके सिर्फ और सिर्फ वहां पे जब चुनाव आते हैं तो भारत को लेकर के जो पूरा कार्ड खेला जाता है। ये इंडिया की भी पॉलिटिक्स में है कि जब इंडिया में भी चुनाव आते हैं तो यहाँ पर भी पाकिस्तान को लेकर कार्ड खेला जाता है, लेकिन इससे कोई भला नहीं होगा। जो पूरा का पूरा दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन बनाया गया है, सार्क बनाया गया है, वो पूरी तरीके से धूमिल हो गया इन दोनों देशों के विवादों के कारण से। अन्यथा ये एक इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बड़ी पावर थी कि यदि हम दक्षिण एशिया के सारे देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, यदि इतने कंट्री अपने साथ एकजुट होकर के व्यापारिक संबंध अच्छे बना ले, सुदृढ़ कर ले, तो हमें किसी मार्केट की जरूरत ही नहीं। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है और आसपास का जो पड़ोस है, यदि यही अपने आप में जिस तरीके से ईयू ने अपने आप को डेवलप कर रखा है, अदर कंट्री ने डेवलप कर लिया है, तो जो हमारा इंटरनेशनली ट्रेड है वो पूरा बाधित हो गया इन सब कारणों से। तो इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के पाकिस्तान समझ नहीं रहा है, अपनी इकोनॉमी को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को कुछ जो है अमेरिका से मदद मिल जाती है, उसको लेकर के चाइना से मदद मिल जाती है। इन सब कंट्रियों के जो मदद है उसके ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं। और इन महोदय का तो कहना ही क्या। आपको पता है कि समय समय पर ये महोदय अलग ही है, मतलब वहां की पॉलिटिक्स अलग ही चलती है। सब सेना के द्वारा ये जो है किसी भी तरीके से सेना ने जो बोल दिया, सेना ने जो कह दिया, उसी हिसाब से चीजों को समझते हैं। जनता को मूर्ख बना के रखा है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं पे पीओके में अभी चुनाव है आपके, और लगभग 53 सीटों में चुनाव है, 53 सीटों में। कल चुनाव 25 जुलाई को भी हुए हैं 45 सीटों में, जिसमें से हिंसा बड़े स्तर पे हुई है। और आपको पता होगा कि एक तो ये है आपके, क्या नाम है इनका, इमरान खान। हाँ, इमरान खान की पार्टी है। और इमरान खान की पार्टी के अलावा जो है 2-3 पार्टियां और हैं आपके यहाँ पर। एक तो जो क्या नाम है इनका, नवाज शरीफ की पार्टी है ना, नवाज शरीफ की पार्टी है। और जो अ, बेनजीर भुट्टो है ना, उनकी भी पार्टी है। 2-3 पार्टियां हैं जिनके द्वारा जो है लगातार यहाँ पर चीजें होती रही हैं। तो अभी इमरान खान जो है यहाँ पे चुनावी भाषण में बोल रहे थे महोदय, और इनके द्वारा बोला गया कि कश्मीरियों की आजादी का आंदोलन विभाजन से पहले से ही चालू हो रहा है और 100 साल पहले शुरू हो गया था। जबकि कश्मीर पाकिस्तान कब बना है, कहाँ से 100 साल आ गया, है ना, कहाँ राजा हरि सिंह। मतलब इनको इतिहास की भी कुछ समझ नहीं है, हिस्ट्री भी नहीं पता इन्हें, कि ये सारा का सारा जो देन है इन्हीं महोदय की है, पाकिस्तान की देन है, जिन्ना की देन है ना। और इमरान खान ने कहा कि जो है हम जो है अब प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हम जनमत संग्रह कराएंगे और यहाँ पे स्वतंत्र राज्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो वहाँ की जनता है, जनता अब सब समझती है। पीओके के लोगों को मैं सुन रहा था तो वहाँ पे लोगों को द्वारा इस तरीके से कुछ भी नहीं है। तो कोई भी किसी भी तरीके से वहाँ पे सरकार के द्वारा बस मूर्ख बनाया जा रहा है पब्लिक को। और भारत सरकार के द्वारा पूरी तरीके से अब यहाँ से विशेष राज्य का दर्जा, तो अनुच्छेद 370 था, वो तो समाप्ति हो गया है। और भारत सरकार जो है अब जो हमारा क्षेत्र है जहाँ पर पाकिस्तान जहाँ पर भारत जो है ओवरऑल यहाँ पे चुनाव कराने का प्रयास करा रहा है, और प्रयास यही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी पार्टी है। एक पाकिस्तान की तहरीक ए इंसाफ पार्टी है, पीटीआई बोलते हैं, इमरान खान की पार्टी, इन महोदय की पार्टी है ये। और दूसरी पार्टी जो है वो विपक्षी पार्टियां हैं। और विपक्षी पार्टियों में से एक तो आपकी है इसको, ये नवाज शरीफ की पार्टी है जिसको बोलते हैं मुस्लिम लीग नवाज करके पार्टी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपीपी, है ना। एक तो आपकी नवाज शरीफ महोदय की पार्टी है। मैं एक बार बता देता हूँ कौन कौन सी पार्टियां हैं यहाँ पे जो लगातार, ये 3 पार्टियां ही मुख्य हैं देखा जाए तो। इसको बोलते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीएम
BLN, एक पार्टी तो आपकी ये है यहाँ पे। दूसरी पार्टी है बिलावल भुट्टो, है ना, जो बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं बिलावल भुट्टो। इनकी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PPP, एक पार्टी ये है बिलावल भुट्टो की। और जो ये महोदय हैं इमरान खान महोदय, जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई। ये तीन पार्टियां हैं जो कि यहाँ पे लगातार चुनाव लड़ती हैं, और चुनाव में हर तरीके की हिंसा, हर तरीके से किसी तरीके से बस शासन प्रशासन में आना, पाकिस्तान के लोगों को नजरअंदाज करना, है ना, इसी चीज को लेकर के लगातार काम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप ये पूरा का पूरा मामला है, ये पूरा का पूरा मुद्दा है। आगे जो है इस पे नजर गड़ाए रखेंगे, देखेंगे, जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। और अफगानिस्तान से जिस तरीके से अमेरिका की सेना जा रही है, वहां की जो स्थिति है, तालिबान के द्वारा जिस तरीके से वहां पे लगातार जो है हिंसक गतिविधियां और वहां पे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भारत के लिए बहुत सोचनीय है, क्योंकि 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं हम लोग अफगानिस्तान से, है ना, पीओके का ही क्षेत्र है। तो ऐसे में तालिबान का यदि किसी तरीके से प्रयास होता, वैसे तालिबान का ये ऑफिशियल कमेंट आया है कि हमें कोई लेना देना नहीं है, जो पीओके वाला क्षेत्र है ये भारत और अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की सेना चूंकि तालिबान का सपोर्ट करती है, तो ऐसे में कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है तालिबान कभी भी अपने कमेंट बदल दे। तो इसलिए हमें इन चीजों को समझना होगा। तो एक बार मैं मध्य एशिया, जो आपका तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, जितने भी ये कंट्री हैं, यहाँ पर क्या हालात हैं, और धीरे धीरे जो ये पूरा वेस्ट एशिया है, खासकर जो इराक वाला हिस्सा है, ईरान वाला हिस्सा है, यहाँ पर किस तरीके की हालत है, सऊदी अरेबिया वाला हिस्सा है, यहाँ पे अभी इजराइल और जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया था, इजराइल और गाजा पट्टी, जो वहां पे भी लगातार काफी हमास के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लगातार। इनको समझने का आने वाले सेशन में प्रयास करूंगा। आप लोग हमेशा संस्थान के साथ बने हुए हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इस तरीके की वीडियो उपलब्ध कराता जाऊं। इसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा किन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कंटेंट चाहिए। तो आजाद आईएएस एकेडमी से जुड़े रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यदि आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आजाद आईएएस एकेडमी के द्वारा आपको समग्रता से कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी इस पूरे प्लेटफॉर्म पे।